जी हाँ। आर यू रेडी टू बिकम ए बैंकर टू द बैंक? सही सुना है आपने। द वेट इज फाइनली ओवर। आरबीआई ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज ही सुबह आरबीआई ने ये क्लिप जारी की है। ये क्लिप एक जारी हो रही है, आज बड़ा सर्कुलेट हो रहा है। ये एक्चुअल में क्या है? ये आरबीआई बी ग्रेड की नोटिफिकेशन है, जिसका सब एस्पायरेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। भाई, बेसब्री से इंतजार उनको होता है जिनके मन में कोई तमन्ना होती है, जिनको कुछ बड़ा करना होता है। अब जो लोग तो प्रिपेयर ही नहीं है, प्रिपेयर देखो कोई नहीं होता है, समझो भाई। जो लोग चाह रहे थे कि नोटिफिकेशन थोड़ा और डिले हो, उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा अगर 2 महीना रुक भी जाओगे तो। ठीक है। जो वीर लोग होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। जैसा कि तुम्हें मालूम है, सारी अपनी डिटेल उन्होंने इसमें डाल दी है, इस क्लिप में डाल दी है। अब ये बात आ रही है कि वैकेंसीज कितनी है और एग्जाम डेट्स क्या है। आरबीआई, जैसे आपको पता है कि आरबीआई क्या है, आरबीआई जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। बैंकर टू द बैंक्स है, मतलब बैंकों को जो ब्याज देता है वो है भाई। उसका एक अलग ही रुतबा है, एक औरा है भाई। तुम अगर किसी को बोलोगे मैं आरबीआई में हूं, तो उसका एक अलग ही कहानी है। ठीक है जी, क्लियर। अब अगर बात करें हम टोटल पोस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ जनरल स्ट्रीम में वैकेंसी 40 है और ओवरऑल वैसे कितनी है? 60। दो चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज और दूसरी ये चीज, प्रीलिम्स और मेंस, जिसको हम फेज, इसमें प्रीलिम्स नहीं बोलते, इसमें फेज 1 और फेज 2 बोलते हैं। अगर हम रफली देखें फेज 1 को, तो 44-45 दिन है, और अगर हम देखें इसको तो ऑलमोस्ट 86 से 88 डेज है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना। तो ये एक चीज और है कि बैंकिंग में जो होता है वो डेट्स फिक्स होती हैं, एसएससी की तरह इसमें डेट्स बदलती नहीं है। ठीक है जी, इसमें डेट्स बदलती नहीं है। ये क्या हो गया? तो इतना दिन आई थिंक सफिशियंट है यार। ये क्या हो गया? चलो कोई दिक्कत नहीं। हमें 5-7 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करना है कि 5-7 पॉइंट हम कौन से दिमाग में रखें जिससे हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। देखो भाई, सबसे पहली चीज यहां ये आ रही है, तुम्हारे दिमाग में एक डर होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। यार देखो, तुमको नंबर ऑफ वैकेंसी से क्या मतलब है? वैकेंसी 40 हो या 60 हो या 600 हो, तुम्हें कितनी पोस्ट चाहिए? यू नीड ओनली वन। हाँ या ना? यू नीड ओनली वन पोस्ट, एक पोस्ट चाहिए तुम्हें भाई। ऐसा थोड़ी ना तुम 10 पोस्ट ले लोगे। तो तुम बस ये मान के चलो कि एक पोस्ट मेरा है, वैकेंसी जितना भी हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर। थोड़ा शॉर्ट में हम 5-6 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो पॉइंट्स हमारे काम के होंगे, जो हमें हमारी प्रिपरेशन को सही तरीका एक जनरली अलाइन करने में काम आएंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है भाई, उम्मीद करता हूं कि आप इन सबको समझोगे। ये सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं मैं वन बाय वन। ठीक है जी। उसके बाद इसको डिस्कस करने के बाद, सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार बना रहेगा मेरे लिए, तभी तो मेरे को मेहनत करने में भी मजा आएगा। ठीक है जी। तो ज्यादा देर ना वेस्ट करते हुए आते हैं इस पे। सबसे पहली चीज है इंटीग्रेटेड अप्रोच। अप्रोच क्या होती है भाई? इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? सबसे पहले क्या कह रहा है? बिगिन विद द फेज 2। भाई क्यों फेज 2? वाई फेज 2? फेज 1 जो है तुम्हें पता है वो इजी होगा। क्यों? क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग मोर और लेस तुम्हें आता है वो यार। मोर और लेस तुम पहले से भी पढ़ रहे हो, एसबीआई वगैरह के पेपर देते हो, आता है भाई। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होगा। क्लियर है ना? तुम कर लोगे, थोड़ा बहुत तुम्हें आता है। लेकिन तुम फेज 2 के बारे में बिल्कुल ही अनजान हो, तो तुम्हें ये सारी चीजें जो है, इकोनॉमी, फाइनेंस, अपना क्या बोलते हैं उसे, कॉमर्स का, अकाउंट्स, ये सारी चीजें तुम्हें साथ में टुगेदरली लेके चलना है। इंटीग्रेटेड शुरुआत इससे करो, थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करो। जैसे ही तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद फेज 1 पे दोबारा से पिकअप मारो। ठीक है ना? जैसे फेज 1 में अभी ऑलमोस्ट 45 दिन है, तो मेरे हिसाब से पहले 15 दिन तुम्हें 100% एफिशिएंसी के साथ फेज 2 पे ध्यान देना चाहिए, ताकि तुम्हें यह पता चल जाए कि फेज 2 में आता क्या है और कैसे टैकल करना है। ये भी तो आना जरूरी है ना। सिर्फ फेज 1 ही करके क्या करोगे यार? अगर मान लो फेज 2 के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि फेज 2 है क्या, तो कैसे बात बनेगी भाई? क्लियर है ना? तो ये सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। कई बंदे फेज 1 ही पढ़ते रह जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। अगर सिर्फ फेज 1 पढ़ते भी रह गए तो क्या ही कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट कि हाई यील्डेड सोर्स। सबसे पहले तो देखो यार, सबसे बड़ा ये ब्रह्मास्त्र है, चाहे कोई सा भी पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो या बैंक का पेपर हो, एक मूल मंत्र जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स। जितना कम रिसोर्स रहेगा ना, तुम उतना ज्यादा
सक्सेस होने का चांस तुम्हारा बढ़ जाएगा। जितने नोट्स पढ़ोगे, जितने टीचर का नोट्स बनाओगे, उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, मटेरियल घूम फिर के सब में। अरे न्यूज़पेपर की बात पढ़ते हैं, मान लो हर टीचर तो वही, हर न्यूज़पेपर में तकरीबन तकरीबन तो वही है ना। हाँ, स्पेशलाइजेशन अलग अलग चीज होती है, लेकिन मोर और लेस कहानी तो वही है। क्लियर? ठीक है ना। तो तुम्हें सब नहीं पढ़ना है, तुम्हें दो तीन चार जो है ये अपना क्या बोलते हैं, PIA 247, स्पॉटलाइट, RBI की रिपोर्ट जो है, RBI के सर्कुलर जो है, ये 5-7 चीजें जो है, इन पे अड़े रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा यार। और मैं जो ना इन सब के लिए न्यूज़पेपर तुम्हें बोलूं कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो इस मोमेंट पे तुम्हारे लिए इकोनॉमिक टाइम सबसे बेस्ट है। हालांकि द हिंदू भी ठीक है, द हिंदू भी ठीक है, इकोनॉमी इंडियन एक्सप्रेस भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन RBI के लिए अकॉर्डिंग टू मी इकोनॉमी टाइम इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि मोस्टली कहानी जो है वो इकोनॉमी पे डिपेंड है। सबसे पहले देखो यार, तुम कोई सा भी फॉलो करो, ठीक है ना, तुम कोई सा भी फॉलो करो, तुम कोई सा भी फॉलो करो, एक चीज याद रखना, लिमिटेड रिसोर्स। जब तक रिसोर्स लिमिटेड नहीं रहेगा, तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। अगली चीज, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डेली और वीकली प्रैक्टिस टू स्पीड अप टाइपिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर थॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, लिखना है। अब हमें लगता है कि लिखना आसान है, हाँ है ना, यही सबसे मुश्किल काम है भाई। सोच के लिखना सबसे मुश्किल काम है। तुम सबने सोच के लिखना सबसे मुश्किल काम है। तुम सबने अपने मनोज शर्मा वाली फिल्म देखी है, 12th फेल, जो 12th पास फिल्म है, कौन सी है ना, जिसमें IPS मनोज है। उसमें एक बात बोलता है, वो अपने सीनियर के पास जाता है, उसको बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत करता हूं, प्री निकलता है, मेंस नहीं निकलता। उसने कहा ले भाई, तेरे पास इतने मिनट है, तू अपने बारे में लिख, मनोज शर्मा टॉपिक है, तुम अपने बारे में लिख। और वो लिखना शुरू करता है, उससे 10 पॉइंट नहीं होते भाई, समझे ना। तो सबसे पहले सोच के किसी टॉपिक के बारे में लिखना सबसे मुश्किल है भाई। क्लियर है ना। डेली प्रैक्टिस करो, ये वीकली हटा दो यहां से। डेली 10 मिनट से 15 मिनट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचो और लिखो। क्लियर? सही गलत वो छोड़ दो भाई। एक बात याद रखो, तुम जो फर्स्ट डे नोट करोगे ना, फर्स्ट डे का जो राइटिंग होगा, वो आप डेफिनेटली सेकंड डे के राइटिंग से बुरा होगा, सेकंड वाला थर्ड वाले से बुरा होगा। इसी हिसाब से चीजें इंप्रूव होती जाएंगी, ठीक है ना। इसी हिसाब से चीजें इंप्रूव, जो फर्स्ट डे होता है हमेशा वर्स्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। क्लियर है ना। तो थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 15-20 मिनट ना रोज बैठ के सोच के लिखना शुरू करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा भाई इससे। जब तक तुम लिख नहीं पाओगे, तुम्हारा पेपर वैसे भी नहीं निकलेगा यार, ठीक है ना। तो सोच के लिखना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, 65-35 रूल। 65% ऑफ योर टाइम टू फेज 1, इस मोमेंट पे इतना टाइम तुम्हें इस पे देना है और इतना टाइम इस पे देना है। इंक्रीजिंग टू 100% आफ्टर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जैसे होगा फिर तो पता ही है भाई, फेज 2 ही है, लेकिन अभी मैं बोलता हूं कि 1 और 2, क्लियर है ना, ये साथ में जरूर लेके चलो। अगर तुम ये मान रहे हो कि पहले प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस निकालेंगे, तो नहीं होगा भाई कभी भी। क्लियर है ना, नहीं होगा। एक साथ लेके चलो। इवन मेरे हिसाब से चलो तो पहले जो 15 दिन है ना, पहले 15 दिन है 100% 2 के बारे में, फेज 2 को पढ़ो, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि फेज 2 में होता क्या है, करना कैसे, ठीक है ना। उसके बाद बचेंगे 30 दिन, वो प्रीलिम्स को बचेंगे। नेक्स्ट 30 डे जो बचे हैं वो फेज 1 को बचे हैं भाई, उसको डेडिकेट करना। क्यों? क्योंकि तुम SBI PO वगैरह के पेपर देते रहते हो, तुम निकाल दोगे यार, फेज 1 इजिली निकाल दोगे। क्लियर? अगली चीज, मॉक एनालिसिस। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉक देना ही इंपॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, जितनी भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, सिर्फ मॉक देना ही, मॉक अटेम्प्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक को एनालाइज करना। जो मॉक की एनालिसिस सही से कर लेगा उसका बेड़ा पार है। मॉक अटेम्प्ट करना सिर्फ 30% होता है, 70% उसकी एनालाइजेशन है। क्लियर है? कहां गलत हुआ, कहां दूसरों में कमियां सब निकाल लेते हैं यार। अगर मैं बोलूं दूसरों में कमी निकालो, सब निकाल लेंगे बैठ के कमी। क्लियर है ना। खुद में कमी निकालनी सबसे मुश्किल है। खुद की कमियां निकालना सबसे मुश्किल काम है। खुद की कमियां कहां से निकलेंगी? खुद की कमियां निकलेंगी मॉक टेस्ट के एनालाइजेशन से। जब तक तुम एनालाइज नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता? उसमें 3-4 ऐसे लाइन बना लो कि भाई कौन से ऐसे सवाल थे जो तुक्के मारे मैंने, ऐसा, ठीक है ना। कौन से ऐसे थे जो इनकरेक्ट हो गए, मुझे आते हैं लेकिन उसके बावजूद इनकरेक्ट हुए। अब वो इनकरेक्ट क्यों हुए? आते हैं लेकिन इनकरेक्ट हो गए। उसके बाद जो सवाल है अनअटेम्प्टेड, मैं क्यों नहीं कर पाया। उसके बाद है कि ओवर टाइम वाले सवाल, कि भाई ये आते थे तो ओवर टाइम क्यों लग गए, ठीक है ना। इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है। ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी होंगी दोस्त। अगर इनके बिना चलोगे तो तुम्हारा कभी भी गुजारा नहीं होगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। बाकी एक पैटर्न की हम बात करेंगे, पैटर्न के बारे में हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।